तो देखिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनिएगा सभी लोग। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स से। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ कि लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो था वो औरंगजेब था, जिसकी डेथ 1707 में हुई। और इसके बाद कोई भी इतना पावरफुल मुगल रूलर नहीं हुआ कि वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस को रोक पाता। और यही फायदा उठाएंगे ब्रिटिशर्स, उनको लगेगा कि अब यहाँ पे कोई ऐसी पावर है नहीं जो उनको रोक पाए। और इसी वजह से हमको देखने को ये मिल रहा होगा कि जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटिशर्स धीमे धीमे अक्वायर कर रहे होंगे। तो वो धीमे धीमे कैसे अक्वायर किया, क्या सबसे पहले ब्रिटिशर्स ही आए थे कि नहीं आए थे, उनके अलावा और कौन कौन लोग आए थे, तो उसके बारे में हम लोग आप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से लोग आ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ मैं आपको। पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले दुनिया में हमारे इंडिया के पास बाकी कंट्री से लोग नहीं आ रहे थे, पहले आ रहे थे, लेकिन पहले आ रहे थे लैंड रूट से, बेसिकली टर्की होते हुए, तुर्की जिसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। और ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद जो लैंड रूट था ना, वहां पे अलग अलग ग्रुप के लोगों ने, या फिर आप बोल सकते हैं हम लोग अलग अलग कंट्री के लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब वहां से अगर कोई ट्रेडर गुजरेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स लगते लगते इतना ज्यादा हो जाता था कि उस ट्रेडर को फायदा ही नहीं हो रहा। और जब ट्रेडर्स को फायदा नहीं हो रहा तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज के मोनार्क यानी राजाओं ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि जो ट्रेड में खर्चा हो रहा है वो कम हो जाए। और उसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड क्या था कि हम लोग वाटर रूट को आइडेंटिफाई करें, है ना। और वाटर रूट आइडेंटिफाई किए जाएंगे और सबसे पहले मतलब काफी सारे लोग आएंगे आने को, तो है ना, कुछ पर्सन होंगे जो यहाँ पे इंडिया पहुंच रहे होंगे, उनके बारे में हम लोग वन बाय वन समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज से लोग आएंगे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे। काफी सारे लोग आएंगे, लेकिन एंड तक कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स। और बाकी सभी लोग यहाँ से कुछ टाइम के बाद कुछ बेनिफिट अर्न करके निकल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये औरंगजेब की फोटो है, पेंटिंग बेसिकली। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने इंडिया में एंट्री की और यहाँ पे अपनी मोनोपोली यानी अपना रूल स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कर्सर आपको आई थिंक कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कर्सर, मतलब मैं ऐसे अंडरलाइन हाँ करता हुआ चलूंगा, नहीं तो आप कर्सर पे थोड़ी नजर रखिएगा, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इनको नोट्स को बिगाड़ूं। तो इसलिए कम ही हाईलाइट की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं हाईलाइटर यूज करूंगा। अभी तो आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा आप लोगों को। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में देखिए, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एक्सेलरेटेड। इसका मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, टूटना स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूरोपियन नेशन विद देयर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब होता है ओशियंस में एडवांसमेंट किसने अचीव कर लिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने। और उसमें क्या करना है, नेविगेशन यानी रास्ता आइडेंटिफाई कर लेना। एंड देयर ट्रेडिंग एम्बिशंस वर ऑन द लुक आउट फॉर द एस्टेब्लिशिंग अ मोनोपोली ऑन द ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज। कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे ये लोग, ईस्ट इंडीज के साथ। ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज है उनके साथ ये ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इंडिया ऑब्वियसली हैड टू बी द प्राइम टारगेट एज इट ऑफर्ड मैक्सिमम स्कोप फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटिंग। द फर्स्ट वंस टू अराइव ऑन द सीन वर द पुर्तगीज। यानी अल्टीमेटली होगा क्या है, जो सबसे पहले आएगा वो फायदा उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पाइसेस हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें मिल रही होंगी। एक तरीके का सिल्क भी मिल रहा है यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी का है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंबाइंडली अवेलेबल थी। उनका बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया या फिर जो इंडिया में आए वो लोग कौन है, पुर्तगीज है, ठीक है। तो पुर्तगीज में सबसे पहले इंडिया में आएंगे लोग, तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुर्तगीज के बारे में, ठीक है। तो ये पुर्तगीज का है। और ये जहाज बताने का मीनिंग ये था कि सबसे पहले जो लोग आए वो लोग जहाज यानी शिप बनाकर ही आए, जिनके पास शिप बनाने की टेक्निक बहुत स्ट्रांग थी, वो लोग यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हैं। देखिए, पुर्तगाल पुर्तगाल का किंग था, बेसिकली हेनरी निकेटर बोलते हैं इसको। और ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था नए नए रूट पता लगाने के लिए, या फिर ये जानना चाहता था कि दूसरी कंट्रीज के रूट, मतलब वाटर रूट कौन कौन से होंगे। इसे नेविगेटर भी बोलते हैं, जो रास्ते पता लगाता है वाटर के। तो देखिए यहाँ पे
encouraged maritime navigation by opening training and research institute for the purpose of Portuguese were the first one to have navigate the entire African coastline. इसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन ही बना दिया। इंस्टीट्यूशन किस चीज के लिए बना दिया कि भाई कैसे कैसे हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं वाटर के थ्रू, है ना, कोस्ट लाइन कहाँ कहाँ पे है किसकी। और सबसे पहले इसने अफ्रीकन कोस्ट लाइन को आइडेंटिफाई किया। अफ्रीकन कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया बंदा, है ना। टिप आपने देखी होगी अफ्रीकन कोस्ट लाइन की ना, टिप जो है केप ऑफ गुड होप जिसे हम लोग बोलते हैं वहीं तक। इन 1497 वास्को द गामा, ठीक है, वास्को डी गामा जो आपने नाम सुना होगा 1497 में, ईयर ध्यान रखिएगा, कमेंस हिज वोयेज, वोयेज यानी उसने वाटर की अपनी यात्रा स्टार्ट की अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग इमैनुअल। एक पर्सन को साथ में रखा वो अलग है, लेकिन परमिशन किसने दी, किंग ने दी। किंग कौन था, इमैनुअल। और थोड़ा सा आप कुछ याद करो पुराने टाइम में, विक्टर मैनुअल फर्स्ट, विक्टर मैनुअल सेकंड, कुछ आपने नाम सुने हैं? सॉरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रहा है? हाँ जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का किसी को आइडिया है? पढ़ाया था हमने, एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पोर्ट पर एंटर करेगा। कालीकट पोर्ट कौन सी साइड में होगा, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में? ईस्टर्न। ईस्टर्न साइड में? अरे नहीं भैया, और बताओ, वेस्टर्न साइड में होगा ना, ठीक है, गोवा के पास, ठीक है। ऑन 21 May 1498 एंड द सी रूट ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड, यानी इस तरीके से सबसे पहले इंडिया में कालीकट पोर्ट पर वास्को डी गामा पहुंचा। कब पहुंचा, 1498 में। और क्या हुआ, सबसे पहले ये पहली बार था जब रूट को आइडेंटिफाई किया गया। कौन सा रूट, सी रूट, किसके लिए, इंडिया के लिए। इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले रूट नहीं था, रूट था, बट कौन सा वाला रूट था, लैंड रूट था। पॉइंट समझ में आ पा रहा है? और ये इस तरह के शिप हुआ करते थे, इनमें ये जो कपड़ा लगा हुआ होता था ना, ये कपड़े की वैल्यू बहुत थी। कपड़ा समझते हो, इसी से वो आइडेंटिफाई करते थे किस डायरेक्शन में जाना है। इन्हें पाल बोलते हैं, ठीक है। और उस टाइम इंजन वगैरह नहीं होते थे, हवा से चलने वाले जहाज हुआ करते थे। और अगर आपने एक मूवी देखी है पायरेट ऑफ कैरिबियंस, देखी किसी ने? हाँ सर। है ना, जिन्होंने पायरेट ऑफ कैरिबियन देखी होगी उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ये क्या चीज होती है और किस तरीके से हैंडल किया जाता है। इस तरीके के जहाज थे उस जमाने में। तो ये पुर्तगीज लोग हैं जो सबसे पहले इंडिया में आएंगे, ठीक है। और पुर्तगीज ऐसा नहीं है कि कुछ भी अर्न नहीं करेंगे, काफी बेनिफिट लेके जाएंगे यहाँ से। तो देखिए, पुर्तगीज के बाद इसमें देखिए, दस द पुर्तगीज केम टू इंडिया, मतलब पुर्तगीज की बात कर रहे हैं, वास्को डी गामा की बात क्या हुआ। वास्को डी गामा वाज वेल रिसीव्ड बाय द जमोरिन ऑफ कैलिकट। कैलिकट में एक राजा था जमोरिन, उसने उसका बड़ी आवभगत करी। आवभगत क्यों करी, उसको लगा कि यार बड़ा फॉरेनर पर्सन आया है, नया रास्ता ढूंढ निकाला उसने, तो बड़ी आवभगत करी। When Vasco da Gama went back, he carried with him product of the east. और जब वो वापस गया तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके गया यहाँ से, और बहुत सारा सामान लेके गया, और उसने यहाँ से खरीदा सस्ते में सामान, ब्रिटेन में बेचा महंगे में, मतलब अपने वहां पे पुर्तगाल में। फिर उसको लगा कि अरे तो बहुत सही वाली काम है कि भैया यहाँ से खरीदो और वहां पे आके बेचो। तो वो दोबारा फिर आया, है ना, 2 बार आया। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा एक बार नहीं आया था, 2 बार आया था। तो ही रिटर्न टू इंडिया 2 more times, है ना, 2 बार और। एक बार तो ये आ ही गया, इसके अलावा 2 बार और, क्योंकि उसको लगा कि यार खूब रुपए कमा सकते हैं अपन लोग। तो वो आता था यहाँ से सामान लेके गया और वहां पे सेल किया। तो मतलब अगर आप देखेंगे इनका पॉइंट, तो इनका पॉइंट है क्या बेसिकली, इनका पॉइंट ऑफ कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना। स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या था, ट्रेड करना। और इन्हीं पुर्तगीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो वाइसराय आएगा, उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसकी ये पेंटिंग आप देख सकते हो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ये। द गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल एस्टेब्लिश द पुर्तगीज ट्रेडिंग कंपनी। तो पुर्तगाली गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी ही बना दी पूरी ट्रेड करने के लिए। टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, कि भैया ये तुम काम करना ट्रेड और कॉमर्स का। द कंपनी वॉज टू फंक्शन अंडर अ वॉइसरॉय, एक वॉइसरॉय अपॉइंट कर दिया गया देखभाल करने के लिए, भाई तुम निगरानी रखना कोई फ्रॉड ना हो जाए। और उस पर्सन का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बिकेम द फर्स्ट पुर्तगीज वॉइसरॉय इन इंडिया, मतलब पहला पुर्तगीज वॉइसरॉय है ये इंडिया के अंदर। ही इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी के अंदर पूछा गया था कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इनिशिएट किया, तो फ्रांसिस्को डी
अल्मीडा। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, विच एम्ड एट द पोर्टुगीज mastery of the sea and confined Portuguese relationship with the India only for the purpose of trade and commerce। तो ध्यान रखिएगा, इनका पर्पस बहुत सिंपल सा है, पर्पस है ट्रेड एंड कॉमर्स करना ओनली। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स करना चाहते हैं, ये अभी तक रूल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और इनका मेन दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा ये था कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना ओशियन के अंदर, सी के अंदर, क्योंकि सी से ट्रेड करना है, इनको आना जाना है, तो वहां पे अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बात की जा रही है। यहाँ तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। आगे देखिए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर यानी वायसराय रहेगा पुर्तगीज का। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इसकी स्पेलिंग इंग्लिश मीडियम वाले 4-5 बार लिख लेना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। Alfonso de Albuquerque was the greatest Portuguese viceroy in India. The Portuguese trading center, which were confined to Calicut and Cochin, were now extended to other places under Albuquerque। कहने वाली बात ये हुआ कि जब ये अल्मीडा आया था तो इसने तो दो ही जगह अपने सेंटर बना पाया था। कहाँ कहाँ बनाया? कैलिकट के अंदर और कोचीन के अंदर। लेकिन जब अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया तो इसने अपना मतलब बढ़ाना स्टार्ट किया, एक्सटेंड करना स्टार्ट किया ट्रेड को, और इसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ही कंकर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। उसने सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा ले लिया, जीत लेना बोलते हैं इसको, फाइट करके। वेस्ट एशिया इन द पर्शियन गल्फ एंड मलेशिया इन द ईस्ट वर आल्सो कंकर्ड। उसने वेस्ट एशिया और पर्शियन गल्फ में मलेशिया जैसे एरिया को भी जीत लिया। यानी इसने अब यहाँ पे इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया, रूल वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ठीक है ना। दमन एंड दीव ऑल्सो बिकेम द पोर्तुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स। दमन और दीव पे भी इसने कंट्रोल कर लिया और ये भी पोर्तुगीज के सेंटर बन गए। इन बंगाल हुगली एंड बालासोर बिकेम द पोर्तुगीज ट्रेडिंग सेंटर। और बंगाल की बात करते हैं तो हुगली, आपको मालूम है हुगली मतलब गंगा, ठीक है, बालासोर, ये भी पुर्तगीज लोगों के क्या बन गए? ट्रेडिंग सेंटर बन गए। ये नाम ध्यान रखना, मार्क करवा लेगा वो कि बताइए कौन कौन से ट्रेड सेंटर थे उनके। गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। अल्बुकर्क दस मेड अ पुर्तगीज स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। यानी सबसे ज्यादा अगर पावरफुल किसी ने बनाया है पुर्तगीज को इंडिया के अंदर तो वो कौन है? अल्बुकर्क है। तो पहला अल्मीडा, और स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? अल्बुकर्क। डन। अब आगे देखिए, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये पर्सन है। अल्मीडा की फोटो तो आपने देख ही ली थी, ठीक है, ये अल्बुकर्क है। देखिए आगे, he was an efficient administrator. He integrated the locals into the administration. He encouraged the propagation of Christianity and intermarriage with the natives। अब इसने जो सबसे बड़ा काम किया ना, उसके लिए जाना जाता है इसी चीज के लिए, इंटर मैरिज करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये था कि इसने सोचा कि यार देखो, हम लोग यहाँ पर पुर्तगीज को तो ला नहीं सकते ज्यादा से लोगों को, इससे बेटर ये है कि हम यहाँ पे इंडियन फीमेल के साथ मैरिज कर लें और उनसे बहुत सारे बच्चे बॉर्न होंगे और सारे सारे क्या होंगे? पुर्तगीज होंगे। तो इसने इंटर मैरिज को प्रमोट किया, वो भी किन लोगों के साथ? इंडियन फीमेल के साथ। और हालांकि ये इफेक्टिव भी रहा, कुछ ना कुछ इसने कर लिया था, काफी कुछ। प्लस ये एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी इंटेलिजेंट था कि कैसे रूल करना है। उसके अलावा इसने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी इंसान पे कंट्रोल करना है तो उसका रिलीजन चेंज करवा लीजिए, है ना, तो थोड़ा बहुत तो अपने मतलब दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, ठीक है। लेकिन वायसराय हु केम आफ्टर अल्बुकर्क वर वीक एंड इनएफिशिएंट। लेकिन अल्बुकर्क के बाद जो आएंगे वो वीक होंगे और इनएफिशिएंट होंगे। और ये क्यों गया, ये क्यों चला गया यहाँ से, उसकी भी कहानी है, वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के अंदर, जब ब्रिटिश की बात कर रहे होंगे हम लोग, कि क्यों लंबे टाइम तक अल्बुकर्क यहाँ पे नहीं रह सका, या फिर पुर्तगीज क्यों ग्रो नहीं कर पाए जितना कि ब्रिटिश कर जाते हैं, जबकि पहले कौन आया है? ये लोग पहले आए। तो आगे देखिए, एज अ रिजल्ट द पुर्तगीज बिगन टू डिक्लाइन इन इंडिया। और क्योंकि इसके बाद कोई कैपेबल गवर्नर आया ही नहीं, वायसराय आया ही, तो गवर्नर और वायसराय एक ही बात होती है। अगर मैं कभी गवर्नर बोल रहा हूँ, वायसराय बोल रहा हूँ, तो हम मोर और लेस सिमिलर लेके चलेंगे। बाकी हाँ, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना वायसराय ही है, बट बातें एक जैसी होती हैं। हुआ क्या? इन 1661 पुर्तगाल वाज एट वॉर। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाल की वॉर हो गई विद स्पेन एंड नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड।
और स्पेन ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया किससे, इंग्लैंड से। दिस लीड टू द मैरिज ऑफ प्रिंस कैथरीन ऑफ पुर्तगाल टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड। अब देखो हुआ क्या, प्रिंसेस कहाँ की है, पुर्तगाल की है, चार्ल्स कहाँ का है, इंग्लैंड का है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, who imposed a dowry that included the insular and less inhabited areas of southern Bombay। और यहाँ पे पहली बार डाउरी की बात की जाएगी, डाउरी यानी वो जो मैरिज में गिफ्ट दिया जाता है। और होगा ये कि पुर्तगीज, ठीक है, कैथरीन की मैरिज के बदले में या फिर डाउरी में बॉम्बे देंगे। किसको मिलेगा बॉम्बे, इंग्लैंड को। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे पे कंट्रोल नहीं किया था। ब्रिटिशर्स के पास यानी जो चार्ल्स था उसके पास पहले से बॉम्बे था। किससे मिला हुआ था, दहेज में मिला हुआ था एक तरीके से। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किससे मिला, तो बॉम्बे किससे मिला, इंग्लैंड से मिला। क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने क्या बोल दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ हमारी टेरिटरी है, वहां पे जाके तुम अपना ट्रेड कर लेना। ये बात समझ में आई। Yes, sir. आगे देखिए, Yes, sir. अब आगे देखिए, सदर्न बॉम्बे while the Portuguese managed to retain all the mainland territory north of Bandra up to the Thane and Bassein। बाकी एरिया पुर्तगीज के पास रहे, बट कुछ एरिया जो सदर्न वाला बॉम्बे वाला पार्ट था वो दे दिया गया किसको, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रेजेंस इन इंडिया एज वेल। और यहाँ से ही मतलब एक तरीके से ये मान लो आप कि इन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, खुद ही उस इंसान को एरिया प्रोवाइड कर दिया जो आगे जाके इनका कंपटीशन बन रहा होगा। और यहाँ से इनका सिग्निफिकेंस एक तरीके से स्टार्ट हो गया। Thus, Portuguese finally left India in the mid 17th century AD, but three of their settlements, namely Goa, Diu, and Daman, remained in the hand till 1961। ध्यान देना, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद भी ये एरिया किसके अंडर में थे, पुर्तगीज के अंडर में थे, गोवा, दीव एंड दमन। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से चले गए, फाइट होगी ब्रिटिशर्स के साथ, बहुत लंबी लड़ाइयां होंगी, और एंड में इनको लगेगा कि यार अब कोई मतलब नहीं है रुकने का, ठीक है, जो मोटिव थे वो पूरे हो नहीं पा रहे थे, तब जाके ये इंडिया को छोड़ देंगे। और ये फोटो आप देख ही लो, अल्फांसो दी अल्बुकर्क की फोटोज, इसलिए थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी फील करना चाहेंगे किस तरह से इंसान थे उस टाइम में। मतलब बहुत वैसे लोग नहीं है कि बहुत चार्मिंग है, हाथ में तलवार लेके ही घूम रहे हैं हर टाइम, वैसे लोग नहीं है, नॉर्मली ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं ये लोग। ओके, तो आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज। क्या क्या कॉजेज रहे, डिक्लाइन क्यों हो गए पुर्तगीज का। तो इसमें ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि पुर्तगीज के डिक्लाइन के कॉजेज क्या क्या रहे, कैसे डिक्लाइन हुआ। तो अब यहाँ पे मैंने 6 पॉइंटों में लिखा हुआ है, आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ की रटी रटाई चीजें तो याद रहेंगी नहीं, तो आपको करना क्या है, समझ लेना है, देन मेंस में आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, after Albuquerque, the Portuguese administration in India became inefficient because his successors were weak and inefficient। पहली बात तो यही है कि अल्बुकर्क के बाद कोई भी इतना कैपेबल पर्सन आया ही नहीं जो रूल को आगे बढ़ा पाता, मतलब यानी कंट्रोल को। अगला है, द पुर्तगीज ऑफिशियल्स वर नेग्लेक्टेड बाय द होम गवर्नमेंट। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पुर्तगीज लोग थे ना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था अपनी गवर्नमेंट से। और जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट उतना सोच ही नहीं पाई इनके बारे में जितना इनको सोचना चाहिए था। देयर सैलरीज वर लो, इनकी सैलरी बहुत कम थी। दस दे इंडल्ज इन करप्शन एंड मल प्रैक्टिस। और जब सैलरी कम होती है तो आदमी अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं, और प्रॉफिट देखते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल कंपनी को लॉस होगा, पूरे सिस्टम को लॉस हो रहा होगा, और वही यहाँ पे हुआ भी। थर्ड पॉइंट है, द पुर्तगीज अडॉप्टेड फोर्स इंटर मैरिज। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पॉलिसी अपना ली थी, भैया फोर्स इंटर मैरिज करेंगे, इंडियन फीमेल के साथ जबरदस्ती मैरिज करेंगे, ठीक है, एंड कन्वर्जन टू द क्रिश्चियन फेथ विच मेड द नेटिव होस्टाइल। और इन्होंने सोच लिया कि इनका रिलीजन चेंज करवा देंगे, और चेंज करवा देंगे तो रिलीजन वाली बातों पे तो मान लो पंगा हो ही जाता है, इंडियंस को मालूम पड़ा कि ये ऐसा सोच रहे हैं,
तो वो अंदर से इंटरनली और उनके अगेंस्ट हो गए। तो इसीलिए जो चीज इन्होंने सोची थी कि इंटर मैरिज करके यहाँ पे क्रिश्चियनी को प्रमोट करके क्रिश्चियन लोग बना सकते हैं और फिर लंबे टाइम तक रूल कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था कि इस वजह से भी ये आगे लंबा ग्रो नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इन 1580 पोर्टुगल वाज मर्ज्ड विद स्पेन which neglected the Portuguese interest in India। 1580 में पुर्तगाल जो था वो मर्ज हो गया स्पेन के साथ। तो मैप में आप लोग देख लीजिएगा कि पुर्तगाल कहाँ पर है, स्पेन कहाँ पर है। और जब ये मर्ज हो गया तो जो इंडिया में ये चल रहा था सब कुछ, उसको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पर। अब जब नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो बेसिकली इंडिया में भी लूज हो जाएगा कंट्रोल, और यही हुआ भी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द पुर्तगीज हैज टू फेस द स्टिफ कॉम्पिटिशन ऑफ द डच इन इंडिया। और बहुत ही ज्यादा उनको कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कड़ी टक्कर मिलेगी डच लोगों से, वो भी इंडिया आएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डच लोग कैसे आए इंडिया, क्या हुआ उनके बारे में भी। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है, पोर्चुगीज डिस्कवर्ड ब्राजील विच डाइवर्टेड देयर अटेंशन फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया में तो ये था कि ठीक है यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी है, स्पाइसेस वगैरह भी है, लेकिन पोर्चुगीज को एक जगह और मिल गई थी, क्या? ब्राजील। और ब्राजील में तो आप जानते ही हो, फॉरेस्ट के मामले में ब्राजील तो टॉप पर है कि नहीं? यानी वेजिटेशन के मामले में, ठीक है, वहां पे स्पाइसेस वगैरह सब जगह मिल रहे होंगे, तो उनका जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया, किस तरफ डाइवर्ट हो गया? ब्राजील की तरफ। और वो इंडिया की तरफ थोड़ा कम ध्यान देने लगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग और बैठे हुए थे, इन्होंने ध्यान देना कम किया, बाकी उन्होंने ध्यान देना बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, अगला है द इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने इंडिया पर या फिर ओवरऑल जो यूरोपियन लोग इंडिया में आए, क्या इम्पैक्ट छोड़ा वो देखिए। द इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज, द पोर्तुगीज बिगेन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन द मालाबार एंड द कोंकण कोस्ट। यानी इन्होंने बेसिकली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर दिया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो केरला वाला एरिया है या फिर जो कोस्ट वाला एरिया है, वहां पर आपको क्रिश्चियन लोग काफी मिलेंगे। तो इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। मिशनरीज लाइक द सेंट फ्रांसिस जेवियर। आपको अगर मालूम हो कि इंडिया में इसके नाम से बहुत स्कूल है, नाम सुना है? सेंट फ्रांसिस जेवियर। यस इन्होंने सर। इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किए हैं। अपने मनमोहन जी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसी इन्हीं के स्कूलों से पास आउट हैं। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रोडोल्फ एंड फादर मॉन्सेरेट प्लेड अ लीडिंग रोल इन प्रोपोगेटिंग द क्रिश्चियन फेथ। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर दिया, या फिर लोगों को इस तरीके से समझाया कि लोगों को लगा कि हाँ क्रिश्चियन रिलीजन सही भी है, और इस तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन बढ़ गया। अगला है, द मिशनरीज स्टार्टेड स्कूल एंड कॉलेजेस along the west coast where education was imparted in the native languages। इन्होंने क्या किया, एक तो वेस्ट कोस्टन एरिया पे एजुकेशन स्टार्ट कर दी, और कुछ लोगों को दे रहे हैं लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन और कुछ को दे रहे हैं इंग्लिश में। तो एक तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं आउटर कल्चर से भी, और इंडिया के कल्चर से समझ में आ ही रहा है। इंडिया का मतलब ये होता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें। जबकि ब्रिटिशर्स जब आएंगे तो हम देखेंगे कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही प्रमोट करेंगे, वो हिंदी को प्रमोट करेंगे ही नहीं, या फिर लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था। और इससे हम लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि एजुकेशन हमेशा नेटिव लैंग्वेज, यानी जिसमें वो लोग समझ सकें इजीली, उसमें देनी चाहिए। थर्ड है, मिशनरीज अंडरटुक रिसर्च ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। Fahrels has made a deep study on the Indus Valley civilization। ये पर्सन है अलग अलग, तो भले ही आप इनका नाम ना याद रखें, कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन कल्चर के बारे में इन्होंने डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया, और यही चीज आगे बढ़ेगी धीमे धीमे। और फिर ब्रिटिशर्स भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ है, द पोर्चुगीज ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। द बाइबल केम टू बी प्रिंटेड इन द कन्नड़ा एंड मलयालम लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, बाइबल ही वो बुक है सबसे पहले प्रिंट की गई है ना? आप लोगों को मालूम भी होगा, और नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि बाइबल ही है जो सबसे पहले प्रिंट की गई है। और इसको पहले तो इंग्लिश में, फिर अदर लैंग्वेज में, और इंडिया में कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मतलब ट्रांसलेट करके प्रिंट किया गया। अगला है, द पुर्तगीज ब्रॉट सम क्रॉप्स टू इंडिया लाइक टोबैको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुर्तगीज कौन कौन सी क्रॉप को इंडिया में लेके आए। टोबैको, सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
ठीक है, अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, जैसे टमाटो भी बाहर से आया हुआ है, ठीक है। देन वर आल्सो इंट्रोड्यूस सम हिम वाई पोटैटोज, लेडी फिंगर, चिली, पाइनएप्पल्स, सपोटा, ग्राउंडनट्स, ये सभी चीजें बाहर से आई हुई हैं, यानी ये इंडियन नहीं है। तो ये पूछते हैं, ये लाइन फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट में कि वो कौन कौन सी क्रॉप्स थी जो बाहर से लाई गई थी, किनके थ्रू, पोर्तुगीज के थ्रू। तो ये हो गया इम्पैक्ट, वो हमने पहले पढ़ लिया, डिक्लाइन क्यों हो गए। अगला देखिए, नेक्स्ट, डच। डच लोगों में देखिए, ये दूसरे डच जानते हो ना कहाँ के लोग हैं? हाँ, डच का आइडिया है किसी को? नीदरलैंड, नाम सुना है? हाँ सर। ठीक है, देखिए, द पुर्तगीज वर फॉलोड बाय द डच, यानी पुर्तगीज के बाद जो लोग आए वो डच थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वाज फॉर्म्ड इन 1592। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, ये थोड़ा याद रखना है आपको कि नीदरलैंड ने भी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए कंपनी बनाई, और उसको कब बनाया गया? 1592 में। अभी हम ये इसलिए ध्यान रखना है कि अभी हम ब्रिटिशर्स का भी देखेंगे कि ब्रिटेन में कब बन रही है, फिर वो इंडिया में कब आ रहे हैं। थोड़ा आपको याद भी होगा, वैसे मैंने एक बार बताया हुआ था आपको, लेकिन अगर आप भूल भी गए हैं तो अभी हम उसको दोबारा से लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमको ईयर ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री में किस ईयर में कंपनी बनाई गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और क्योंकि इंडिया यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए इनको ईस्ट इंडीज कंपनी बोला गया है ना, ईस्ट इंडिया वाली कंपनी। कॉर्नलियस हॉटमैन इज द फर्स्ट डच टू कम टू इंडिया, ये नाम ध्यान रखिएगा, कॉर्नलिस हॉटमैन। अब ये डेफिनेटली किसी अलग तरीके से प्रोनाउंस होता होगा, बट हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए और हम बोल पाए, सामने वाला समझ पाए, भारतीय इंसान, बस। अगला है, द डच स्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर एट नागापट्टनम इन तमिलनाडु। डच लोगों ने कहाँ पे अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए? तमिलनाडु के अंदर। आगे देखिए, मछलीपट्टनम, जिसे हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? हाँ जी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कुछ नाम सुने? तो वही देखो, मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, चिशोरा इन बंगाल, एंड एट माहे, माहे ऑन द मालाबार कोस्ट, ये कुछ जगह हैं जहां पे इन्होंने अपने हेडक्वार्टर बना लिए। हेडक्वार्टर ने एक तरीके से अपना ऑफिस खोल दिया। द हेडक्वार्टर ऑफ द डच इन इंडिया वाज नागापट्टनम। द डच could not withstand the stiff competition of the Portuguese and the English and thus left India। यानी इन डच लोगों को कौन कौन दे रहा है कॉम्पिटिशन? एक तो पुर्तगीज दे रहे हैं और दूसरा इंग्लिश। अब इन दोनों के बेचारे टिक ही नहीं पाए, तो इंडिया छोड़ के चले गए। The complete monopoly of the Dutch over trade and commerce of Indonesia was another reason as to why they left India। अब ये इंडिया क्यों चले गए? जरूरी नहीं कि हरा ही दिया या फिर इनके पास हिम्मत ही नहीं बची थी इसलिए चले गए, ये इसलिए भी चले गए क्योंकि इन्होंने इंडोनेशिया पर टोटल कंट्रोल कर लिया था 100%। इनको लगा कि यार क्यों ही पंगा करना है इंडिया में, अपने पास एक एरिया तो है ही, वहां पे आराम से अपन रहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया में डच लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ही वो लोग इंडिया से चले गए, क्योंकि उनको इतना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं था, उनको लगा कि नहीं हो रहा तो छोड़ो। अगला है डेनिस लोग। अब देखिएगा डेनिस में कौन है। डेनिस लोग वो हैं जो डेनमार्क के हैं। तो डेनमार्क वॉज अ माइनर कॉलोनियल पावर टू सेट फुट इन इंडिया, बहुत छोटी सी कंट्री मान लीजिए आप, माइनर कॉलोनियल पावर थी जो इंडिया में आती है। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1660, 1616 में बनाई गई थी। दे established trading output, ये शायद पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, established trading outpost at त्रानक्वेबार इन तमिलनाडु। ये पुराने नेम है, ध्यान रखिएगा, ये पुराने नेम है इसलिए इस तरीके से प्रोनाउंस करने पड़ रहे हैं, हालांकि ये धीमे धीमे अभी हमारे करंट टाइम में अलग नाम से जाने जाते हैं, बट हम वही नाम यूज कर रहे हैं जो उस टाइम यूज किया जाता। इन तमिलनाडु 1620 a colonial called Frederick Nagore in honor of their ruler King Frederick the Fifth near श्रीरामपुर, श्रीरामपुर जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल इन 1755। यानी कहने का मतलब ये है इन्होंने बेसिकली श्रीरामपुर के आसपास वाली जगह पर अपना हेडक्वार्टर, अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश की। ऑक्यूपाइड ट्वाइस बाय द इंग्लिश ड्यूरिंग देयर वॉर विद डेनमार्क, फाइट होगी इंग्लिश लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन तब भी डेनमार्क लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
फ्रेडरिक नागोर फेल्ड एज अ कॉमर्शियल वेंचर, लेकिन जो ये पर्सन था वो बहुत बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर नहीं पाएगा जितना इन्होंने सोचा हुआ था। In 1777, after the Danish company went bankrupt, और हुआ क्या, कंपनी ही दिवालिया हो गई। बैंकक्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब समझते हो ना, कि अब उनके पास मनी बची ही नहीं है कोई भी तरह का ट्रेड करने, बिजनेस करने, या फिर किसी दूसरी कंट्री में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। और जब बैंकक्रप्ट हो गई है, देन श्रीरामपुर बिकेम अ डेनिश क्राउन कॉलोनी। However, Srirampur commercial failure was compensated by its immense success on the cultural front. अब इंडिया में तब भी इनका डोमिनेंस कहाँ पे बना हुआ है? श्रीरामपुर वाले एरिया में। ये सोच ये रहे थे कि वहाँ के कम जो ग्लोबली इनको लॉस हो रहा है उसको वो यहाँ से कंपनसेट कर पाए। कंपनसेट यानी क्षतिपूर्ति, कि जो लॉस वहाँ हो रहा है उसको ये यहाँ भर पाए। वो ऐसा हो नहीं पाया। Since the British banned missionary activities in their territories, Srirampur became a safe haven for missionaries in India. यानी कुल मिला के ये है, यहाँ भी ब्रिटिशर्स हैं। अब ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं कि हमें चाहिए सब कुछ, और ये इधर से आ जाएंगे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या निकलेगा कि ये अपने को ग्रो कर नहीं पाएंगे, और ये मान लीजिए कि ब्रिटिश इनको चारों से घेर लेंगे, ये आगे ग्रो कर ही नहीं सकते कर पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया हम करेंगे यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट। In 1799, Revendram William Carey and two fellow Baptist missionaries, वो बाप्तिज्म आपको मालूम है, पानी डालते हैं क्रिश्चियन लोग, वो हैं, established a printing press in Srirampur to print copies of the Bible। ये आपको याद करना है बार बार पढ़कर कि 1799 में रिवेंड्रम विलियम कैरे, ठीक है, और उनके दो और साथियों ने मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की, और उसमें सबसे पहले जो बुक प्रिंट की गई या फिर जो चीज प्रिंट की गई वो चीज थी बाइबल। आगे है इन 1819 कैरे एस्टैब्लिश्ड द श्रीरामपुर कॉलेज, और इन्होंने यहाँ पे एक कॉलेज भी बनाया, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट वेस्टर्न स्टाइल हायर एजुकेशन इन एशिया। और ये पहली बार था जब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। In 1827, a royal charter by the King of Denmark declared it as a university at par with those in Copenhagen and Kiel। उसके बाद 1827 में एक रॉयल चार्टर यानी ऑर्डर, एक रॉयल ऑर्डर किंग ऑफ डेनमार्क ने डिक्लेयर किया, जिससे एक तरीके से ये बोला गया कि यहाँ पर कोपेनहेगन और कील जैसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाएगी, या फिर ऐसे मान लीजिए कि उनसे कोलैबोरेशन किए जाने की बात की जा रही है। In 1845, Denmark ceded Srirampur to Britain, thereby ending the nearly 150 years of Danish presence in Bengal। और फाइनली 1845 में कब आए थे ये? लगभग ध्यान है 1660, अभी बताया था 1616 था, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, यस और नो, है ना? तो इस इन्होंने फाइनली 1845 में अपना पूरा कंट्रोल ब्रिटेन को दे दिया और यहाँ से चले गए। और इतना आसान नहीं, वही फाइटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उन लड़ाइयों से परेशान होते हुए इन्होंने यहाँ से अपना एम्पायर और जो बिजनेस था वो खत्म किया और वापस ये चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि धीमे धीमे आप देखोगे सारी की सारी पावर यहाँ से चली जाएंगी। फिर है ब्रिटिश, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है वो ब्रिटिश पे ही करना है। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रो ही दूंगा ब्रिटिश का, लेकिन हमें ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश रूल को बहुत लंबे तरीके से पढ़ना है, मतलब हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो बस थोड़ा एक इंट्रो समझिए यहाँ पे। आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्मेडा, स्पेनिश आर्मेडा यानी स्पेन की वाटर वाली जो पावर थी ना, जो शिप वाली पावर थी, उस पर जीतने के बाद in 1588, the merchants and traders of the country started thinking in terms of engaging in direct trade with the East Indies। इनको लगा कि अब दुनिया में सबसे पावरफुल हमारा ही नेविगेशन है, हमारा ही शिप वाला काम है, तो क्यों ना हम ईस्ट की कंट्री से डायरेक्टली एंगेज हो जाए, यानी डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर दें।
ये सोचकर इन 1599 a resolution was passed under the chairmanship of the Lord Mayor to form an association to trade directly with the India। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1599 में एक रिजोल्यूशन लाया गया कि भाई इंडिया से डायरेक्टली ट्रेड किया जाएगा। और रिजोल्यूशन लाने का पर्पज ये था कि अगर क्वीन इसको अप्रूवल दे दे तो अब ये कंपनी जो बनी हुई है यहाँ पे वो जाके जितनी भी कंट्री ईस्ट में है उनके साथ ट्रेड कर सकती है। फाइनली इनको अप्रूवल मिलेगा भी। ऑन 31st December 1600 Queen Elizabeth granted a charter to the governor and directors of the Company of Merchants of London trading directly with East Indies। फाइनली क्वीन ने अप्रूवल दे दिया कि भैया जाओ और जाके ट्रेड करो। टू ट्रैफिक एंड ट्रेड फ्रीली इनटू एंड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया। टैरिफ लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा नहीं, फ्री होके ट्रेड करिए, वापस ब्रिटेन आइए, फिर यहाँ से सामान लेके जाइए और आराम से ट्रेड करने की फ्रीडम दे दी गई। In the countries and part of Asia and Africa, and into and from all island, ports, haven cities, creek, towns and places of Asia, Africa and America, or any of them, यानी कहीं पर भी ट्रेड करिए, चाहे कोई अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, पोर्ट कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, किसी भी तरह की कंट्री के साथ ट्रेड करने का राइट इनको मिल गया। और ये हर जगह अपनाएंगे, मतलब हर जगह अपना हाथ आजमाएंगे कि भैया लाओ यहाँ पे रूल कर लें, यहाँ पे रूल कर लें, हर जगह। The charter was given for 15 years with provision for its termination at 2-year notice। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो चार्टर दिया गया था ना वो 15 सालों के लिए दिया गया था और बोला गया था कि भाई कभी भी टर्मिनेट कर देंगे 2 साल का नोटिस देकर। Subsequently, King James I made it perpetual with a clause for termination at 5-year notice। और आगे जाके ये बढ़ जाएगा और बोला जाएगा कि 5 साल के नोटिस को देकर हम इसको खारिज कर सकते हैं, यानी अब ट्रेड नहीं करोगे। If the monopoly in trade was found to be injurious to the people at large, इन्होंने बोला कि आपका ये जो ट्रेडिंग का है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो कंपनी का जो चार्टर मिला हुआ है आपको वो तब कैंसिल कर सकते हैं जब हमको लग रहा है कि लोगों के लिए आपका रूल इंजीरियस हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, यानी पावर नहीं रहेगी ट्रेड करने की। लेकिन आप जानते ही हो कि हार्मफुल तो क्या पूरा कंट्रोल ही कर लेंगे ये, और काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे और ब्रिटिशर्स के अलावा है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी मालूम है? फ्रांस नाम सुना है? इंडिया में सबसे पावरफुल जो 2 कंट्री से लोग होंगे वो एक ब्रिटिश और एक फ्रांस। दोनों में लंबी लड़ाइयां चलेंगी और फाइनली ब्रिटिश लोग इंडिया पे कंट्रोल करेंगे और हम जानते ही हैं 1947 में जाके हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो ब्रिटिश अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना आप देखिएगा। और एक बुक ले लीजिए स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। हिंदी में है आधुनिक भारत का इतिहास और इंग्लिश में है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से स्पेक्ट्रम। आई थिंक कई लोगों के पास होगी भी, है ना? सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है। तो ये लिया है यार। हाँ ले आए हैं, वेरी गुड। नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। जो लोग सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने के लिए फिजिबल हो तो वो लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, उनको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। और जो लोग हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हो वो लोग बुक ले सकते हैं। अब होगा क्या, हम यहाँ पे काफी शॉर्ट में पढ़ रहे होंगे, ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली आपके लिए, लेकिन आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी नोट्स के अलावा। नोट्स आपको तब हेल्प कर रहे होंगे जब आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये यूपीएससी है ना, स्कूल एग्जाम नहीं है। तो आपको एक बुक चाहिए होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए। जितना मैंने पढ़ा दिया आप बुक में आगे पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट और मिलेंगे, 50 फैक्ट और मिलेंगे। हर चीज याद नहीं करनी है ना? हमें यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है, दिमाग में जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन जो काम की हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा नोट्स के अंदर। बाकी आप जितना फैक्ट इकट्ठा करना चाहे कर सकते हैं, हालांकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि चीजें हो किस तरीके से रही है। ठीक है, तो ये जो आज हमने फॉर्मेट रखा पढ़ने का ये ओके है, या फिर जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे पीडीएफ से वैसे पढ़ना है? आप लोगों के लिए कैसे फिजिबल है आप बताइए।
हाँ जी। तो क्या बुक से पढ़ा रहे हैं? सॉरी, तो ये ये बुक से पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, ये नोट्स है, बुक नहीं है। बुक तो अलग है, वो स्पेक्ट्रम बुक है, वो तो डिफरेंट है। वो तो बहुत बल्कि बुक है, देखो उसमें तो करीब कितने, शायद 800-900 पेज होंगे स्पेक्ट्रम में। ये नोट्स का फॉर्मेट है, शॉर्ट में है। हाँ, आप फिर बुक पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये ठीक ही मतलब अच्छा लगा था। ठीक है, ऑल गुड, सभी के लिए ओके है? ठीक लग रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे ही रखेंगे, लेकिन आप लोग एक बुक पढ़ते रहिएगा। और कोई कंसर्न है? पढ़ा उसका इसका पीडीएफ मिलेगा तो? हाँ, इसका पीडीएफ देंगे हम आपको, बिल्कुल पीडीएफ देंगे। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा ना? रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। हाँ जी, बोलिए। ओके सर। सर बोर्ड में सर फिर से रनिंग क्लास कब से चालू कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में, नाइट में? नहीं, मॉर्निंग में नहीं, अभी नाइट में ही रखेंगे, है ना? पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, पहले इतना तो कवर करो। चीजें क्या होती है ना, बहुत सारी पढ़ लेते हैं, कवर कुछ होता नहीं है। मॉर्निंग में थोड़ा सोचेंगे, अभी तो नहीं, बट बता दूंगा आपको। जब हमें जरूरत फील होगी कि हाँ मॉर्निंग में रिक्वायरमेंट है, मॉर्निंग में स्टार्ट कर देंगे। बट अभी नाइट की ही रखेंगे। और टेस्ट सिर्फ पेड वाले लोगों का होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ पेड वालों की कराई जाएगी, है ना? वो चीजें आप मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं हो। तो मैं अभी ही बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना मेरे को कि हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं हो रहा, मैं अभी बता रहा हूँ। टेस्ट पेपर, टेस्ट कलेक्ट करना सिर्फ पेड वालों के लिए होगा। आंसर राइटिंग वो सब कुछ उनके लिए होगी, है ना? आपके लिए क्लास है एंड रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा पढ़ नहीं लेना। होगा क्या सर? हाँ, वही तो बताया मैंने अभी। अगर टेस्ट वाला रखना है तो टेस्ट हम लोग मंथ में 2 बार करेंगे। उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन होगा, है ना? और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो पेड में है, उसके लिए पे करना पड़ेगा, है ना? वो अलग चीज है, फ्री में ये वाली चीज है, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है, मीटिंग एंड कर दो। नाइट थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।